हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। आज हम लोग के साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं कल्पना, जिन्होंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 102 हासिल किया है यूपीएससी 2022 रिजल्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कल्पना एंड वेलकम हियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फ्यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कल्पना कि इन्होंने पहला अटेम्प्ट जब दिया था तो इनका प्री क्लियर नहीं हुआ था एंड शी वर्कड रियली हार्ड। शी लुक बैक कि क्या गड़बड़ हुई थी एंड शी वर्कड अपॉन इट। वो क्या किया था, कैसे हुआ था, उन सब के बारे में इस पूरे सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। सो कल्पना, एक सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसी चीज से, प्रीलिम्स से ही स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स आर वेरी नियर और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मॉक पेपर्स देते हैं। यस। और आई हैव हर्ड कि आपके मॉक्स में बहुत कम मार्क्स आए थे, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग वेरी लो मार्क्स इन मॉक, यू वेर एबल टू क्लियर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो बिल्कुल एग्जाम पास में और मॉक में एकदम घटिया सा नंबर आ जाए, मतलब बिल्कुल भी घटिया नहीं, फिर भी 70s में आ जाए, सिलेक्शंस तो नहीं हो रहे हैं फॉर श्योर। उस सिचुएशन में अपने आप को कॉप अप कैसे करना है कि भाई प्रीलिम्स में नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, यूपीएससी इज ऑल डिफरेंट एग्जाम, मॉक इज ऑल डिफरेंट। यूपीएससी में अच्छा करना है, वॉट एवर मिस्टेक्स वी हैव डन इन दिस मॉक वी हैव टू फेस इट, इम्प्रूव इट एंड देन परफॉर्म इट इन आवर एग्जाम। तो ये पूरा सिलसिला कैसे चला आपका कल्पना? As you mentioned rightly, sir, in 2021 I gave my first attempt and my center was very near to my home, Almora. और वो पहली बार सेंटर था एंड द होल माहौल देयर वाज लाइक यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है एंड ऑल, सो इट वाज ऑल हाइप्ड अप। एंड जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया एंड द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आई सॉ वाज ओलंपिक्स पे क्वेश्चन थे और क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन थे उस बार उसमें, एंड आई पैनिक्ड बिकॉज आई वाज लाइक ये कैसा पेपर है। और आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं बहुत पैनिक में थी और मैंने बस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। लास्ट फ्यू मिनट्स में, बहुत कम टाइम में मैंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए और अपनी पूरी स्ट्रेटेजी जो है खराब कर दी। क्योंकि मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जो हम मॉक पेपर से करते हैं वो उन मॉक पेपर्स के अकॉर्डिंग होती है, वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं होती है। यूपीएससी इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आई थिंक कि अगर आप मॉक पेपर्स में 90 प्लस 90 प्लस अटेम्प्ट करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं या 95 प्लस करते हैं, तो इट डिपेंड्स कि वो पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। अगर वो इजी पेपर होगा और आपने 90 प्लस अटेम्प्ट करें तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर वो एक डिफिकल्ट पेपर है तो आपको उसके हिसाब से अपने अटेम्प्ट सोचने होंगे। सिमिलर थिंग हैपेंड इन यूपीएससी ऑल्सो, बट वो पेपर टफ था, उसमें शायद अटेम्प्ट कम करने थे और मैंने वो ही एक मॉक पेपर्स का जो स्ट्रेटजी था कि 90 प्लस तो करेंगे वो किया और बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग हो गई। बट आई थिंक जब मैं 2022 के लिए अटेम्प्ट कर रही थी, जस्ट अबाउट अ वीक और 10 days बिफोर माई एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आई वॉज गिविंग ए फुल लेंथ मॉक। इट वॉज एन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। तो उसमें आई गॉट रियली पुअर मार्क्स, आई गॉट अराउंड 70 कुछ, और मैंने जब उसमें टॉपर्स के मार्क्स देखे तो दे वर लाइक 120 प्लस, 130 प्लस, एंड आई वाज रियली डिसहार्टेंड। तो उसके बाद थ्रू आउट द डे आई वाज कैलकुलेटिंग मार्क्स, आई वाज सीइंग कि क्या मिस्टेक्स हैं। तो बाय द एंड ऑफ द इवनिंग आई just thought to myself कि this is exactly what happened in 2021 also. When I sat for the examination, few questions were very difficult and I thought to myself कि पेपर तो बहुत difficult है, and I think that set the tone for the entire examination. Even for the CSET paper also, I failed CSET also because I was not completely there. I knew somehow कि मेरा GS1 तो नहीं clear हो रहा है, तो मैंने वो जो CSET का भी पेपर था वो इतने मन से दिया ही नहीं था। तो इस बार आई थॉट कि ऐसा क्या गलत हुआ है, तो बाय द इवनिंग मैंने अपना मार्क्स कैलकुलेट किए और सब कुछ एनालाइज किया। और उसके बाद एक्चुअली मैंने एक पर्टिकुलर सर थे, उनको एक बहुत बड़ा मैसेज भी लिखा था ईमेल करके कि सर आई गॉट रियली पुअर मार्क्स और ये सारी चीजें। बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट रिप्लाई दैट टाइम, उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते होंगे, बट आई हैड अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट मैसेज, आई टुक इट। ओके। आई विल बी शेयरिंग विद द एस्पिरेंट्स वेरी सून। सो दैट वाज इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आई थॉट कि क्या कर सकते हैं, क्या गलत हुआ, एंड आई एनालाइज दैट आई हैड प्रिपेयर्ड वेल एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, दैट इज हाउ द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी इज, कि आपने जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा वही क्वेश्चन पेपर में होगा। आप जी। जितना पढ़ के गए हैं वो क्वेश्चन पेपर में होगा ही नहीं। वो इनडायरेक्टली कहीं आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 25 क्वेश्चन आई थिंक कि जो डायरेक्टली कहीं से आते हैं, या पॉलिटी और इकोनॉमी। आई थिंक पॉलिटी और इकोनॉमी दो ऐसी एरियाज है जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपने पढ़े हों। बाकी सारी एरियाज इट्स वेरी एनालिटिकल एंड इट्स आल्सो वेरी इंटेलिजेंट गेसिंग बेस्ड।
तो उस वक्त ये सोचा कि उस वक्त ऐसे इंटेलिजेंट गेसिंग हो कैसे पाएगी, क्योंकि बहुत प्रेशर है. सो ऑल आई वर्कड वाज ऑन माय माइंडसेट, कि मैं अपना माइंडसेट उस दिन के लिए इंपॉर्टेंट कर लूं. एंड आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ ऑल्सो कि दिस इज नॉट प्रीलिम्स एग्जाम, दिस इज एन एग्जाम ऑफ फियर. जो डर गया वो मर गया. बेसिकली वो दिन जो एग्जाम है वो प्रीलिम्स का नहीं है, वो डर का एग्जाम है. जो भी स्टूडेंट और एस्पिरेंट उस दिन ये सोचेगा कि आज प्रीलिम्स है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है या मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, वो डरा ही होगा, उसके ऊपर एक प्रेशर होगा. बट अगर आप ये सोच के जाएं कि ये वो एग्जाम है जिसके लिए मैंने 1 साल या 2 साल बहुत दिल लगा के पढ़ाई करी है, एंड दिस इज माई डे, दिस इज वेयर आई यूज ऑल दैट इंफॉर्मेशन एंड ऑल माई नॉलेज. तो उस दिन के लिए आपका जो है एटीट्यूड चेंज हो जाएगा. उस वक्त मैंने एक टेडेक्स का वीडियो देखा था कि मैं अपना माइंडसेट कैसे चेंज करूं. तो आई यूज टू सी कि हाउ टू ओवरकम फियर, और उसके ऊपर ही कितने वीडियोस देख लिए टेडेक्स के, जो टॉक्स के कितने आर्टिकल्स पढ़ लिए. माय फोकस वाज कि प्रिपरेशन पार्ट इज डन, नाउ द अदर पार्ट इज माइंडसेट. वो सबसे इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम के लिए. एक है हार्ड वर्क, जो आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हो, जो रिविजन करते हो, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उस दिन कैसे सोचते हो, आप अपनी नजरों में क्या हो इस वक्त. तो उसके बाद मैंने बहुत टेडेक्स वीडियोस देखे, तो एक टेडेक्स वीडियो मुझे याद है, उसमें द स्पीकर सेज कि जब भी कोई वॉर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो एक सोल्जर का माइंडसेट होता है कि ये जो सिचुएशन है, ईदर दिस इज अ थ्रेट टू मी और ईदर दिस इज अ चैलेंज टू मी. तो वही माइंडसेट होना चाहिए. यूपीएससी इज आल्सो लाइक अ वॉर ओनली फॉर अस एस्पिरेंट्स. तो उस दिन उस वॉर जोन में जाने के लिए माइंडसेट होना चाहिए कि इज इट अ थ्रेट और चैलेंज. और मैंने अपने सामने से लगा दिया था थ्रेट और चैलेंज. तो जैसे ही मुझे लगता था ना कि प्रीलिम्स आने वाला है, 5 दिन है, रिविजन नहीं हुआ, मैं उस दिन कर पाऊंगी, कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट आता था, तो मैं उसे देखती थी सामने थ्रेट और चैलेंज, एंड आई टेल माई सेल्फ ओके दिस इज अ चैलेंज टू मी, दिस इज नॉट अ थ्रेट. ये सिचुएशन, ये एग्जाम मेरे लिए थ्रेट नहीं है, इट इज अ चैलेंज, एंड आई टेक इट हेड ऑन, एंड आई गिव माई बेस्ट. तो जो माइंड था वो ये था कि अब मैं कर क्या सकती हूँ, बिकॉज वंस यू एक्सेप्टेड अ चैलेंज, नाउ यू सी कि अब what I can do for the war period. तो उस वक्त आई थॉट टू माई सेल्फ कि आई चेंज माई वोकेबलरी ऑल्सो. जैसे ही एग्जाम आएगा तो आई टेल माई सेल्फ कि दिस इज नॉट द डे जिस दिन बहुत कुछ डिसाइड होगा, माई फ्यूचर विल बी डिसाइडेड. दिस इज अ डे एंड आई टेक इट एज वन डे एट अ टाइम. एंड यू नो लाइफ जस्ट लाइक यूपीएससी एग्जाम, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन. तो लाइफ में हर चीज ही अनसर्टेन है, ये सिर्फ यूपीएससी का नहीं है कि वो अनसर्टेन है, लेकिन हम सबका माइंडसेट ऐसे कभी डेवलप ही नहीं हुआ है कि हर चीज को हम उस नजरिए से देखें या लाइफ को भी उस नजरिए से देखें. बट आई थिंक ये एग्जाम आपको ये भी सिखा देता है. तो उस वक्त आई थॉट कि एनी वे यू डू नॉट नो कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा. तो नोबडी नोज कि क्या रिजल्ट होगा, पेपर कैसा आएगा, सब कुछ, लेकिन वो मोमेंट है वो मेरा है. आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई फिल्ड द फॉर्म. तो दैट इज वन डे जो मुझे एज एन एस्पिरेंट मिला है, एंड दैट इज माई डे. तो आई विल लिव ईच मोमेंट ऑफ दैट एग्जाम, आई विल एंजॉय ईच मोमेंट, आई विल सी एवरी क्वेश्चन एज एन अपॉर्चुनिटी. आई वोंट सी इट एज कि एक थ्रेट आ गया है, आई विल सी इट एज अ चैलेंज. तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आया, or I used to say कि okay, I'll use my intelligent guessing, my knowledge and everything in it, and I'll enjoy this for 1 minute or so. और अगर ये नहीं हुआ तो I'll move on to the next question. The thing is कि हमें जब भी हम एक क्वेश्चन करते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो ये सोचना नहीं चाहिए कि हमने ऊपर वाला सही हुआ गलत हुआ, वो मुझसे अटेम्प्ट हो पाया नहीं हुआ. और मैंने एक पैटर्न भी एनालाइज किया यूपीएससी के पेपर में, कि यूपीएससी के पेपर में व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारे टफ क्वेश्चंस के बीच में एक सिंपल क्वेश्चन होता है. The paper is set like कि very difficult question, easy question, difficult question. तो आपका माइंडसेट वो डिफिकल्ट देख देख कर ऐसा हो गया है कि जब तक आप इजी में आते हो ना, आप सोचते हो इतना इजी तो नहीं आ सकता, फिर आप ओवर थिंक करने लगते हो, और ओवर थिंकिंग से सारा गेम बिगड़ जाता है. दैट इज व्हाट हैपेंड इन 2021. और जो क्विट इंडिया मूवमेंट वाला क्वेश्चन था, वो तक मैंने गलत मार्क किया. एक क्वेश्चन था जिसका मुझे आंसर एग्जैक्ट आता था, लेकिन मैंने ऑप्शन गलत मार्क किया. तो ऐसी इतनी सारी सीरी मिस्टेक्स उस एग्जाम में की कि उन सबसे बहुत ज्यादा सीखने को मिला, जो 22 वाला अटेम्प्ट था. और आई वुड से कि जितने भी एस्पिरेंट्स अभी प्री देने वाले 23 का, उनको बस ये सोचना चाहिए कि अब जो एग्जाम है वो डर का एग्जाम है. नेक्स्ट फ्यू डेज आर ऑल अबाउट योर माइंडसेट. अगर आप अपने आप को ये देखते हो ना कि चाहे आपने 2 महीने पढ़ाई की या 1 महीने भी, या आपका मॉक में स्कोर 60 आए हो या 50 आए हो या 120, डज नॉट मैटर. बिकॉज उस दिन आपका क्या स्कोर आएगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर माइंडसेट. कि आपने अगर ये सोच लिया है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम, बट दिस इज अ स्पेशल एग्जाम, एंड दिस इज माई स्पेशल डे, एंड आई वॉन्ट टू लिव ईच मोमेंट ऑफ माई डे. कि जब मैंने एग्जाम दे दिया हो तो मुझे लगे कि यार आई एंजॉयड माई एग्जाम. You don't feel like यार कैसा एग्जाम था, what a day it was, and you don't feel let down by the end of the day.
तो बस आपको ये फील करना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि आई डिड माई बेस्ट इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग माई माइंडसेट, और जितना भी कुछ हो सकता था मैंने अपना पूरा दिन एंजॉय किया. दिस वाज माय डे एंड आई लिव्ड इट टू माय बेस्ट. तो दिस इज आई थिंक द अदर एस्पेक्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम जो सबको एस्पिरेंट्स को इस बार ध्यान में रखना चाहिए. एंड रिमेंबर, थ्रेट और चैलेंज, दिस इज वन थिंग यू नीड टू सी. So please take it as a challenge and not as a threat. ओके ओके, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड कल्पना. इसमें अच्छा एक आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि आई एम वेरी श्योर कि जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा होगा द डे बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यूजुअली पीपल सो ही नहीं पाते हैं, नींद आती ही नहीं है, वो हार्ट बीट हमेशा हाई ही रहता है. Right. After all such mindsets that you have planned, you have worked upon, क्या उस दिन हुआ था कि आप सो पाए थे उस दिन अच्छे से एक दिन पहले? I don't think कि आप सो सकते एक दिन पहले, because even if आप brisk walk करके आए, आप jog करके आए, आप जिम जाकर आए, whatever you do, आपका माइंड, आपको आपके माइंड को पता है कि वो वाला दिन स्पेशल है. आपने कितने भी मॉक सिमुलेट किए हो ना, योर माइंड नोज कि कल तो कुछ है जो बाकी मॉक से एकदम डिफरेंट है. तो मुझे याद है मैंने किसी टॉपर का, आई थिंक इट वाज शुभम कुमार सर का, मैंने कुछ एक मोनोलॉग, एक राइटअप पढ़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि यू वोंट बी एबल टू स्लीप टुनाइट, तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड हैव रेस्ट, बिकॉज स्लीप इज नॉट इम्पॉर्टेंट. बॉडी रेस्ट हो, आपका माइंड रेस्टेड हो, वो इम्पोर्टेंट है. और मुझे याद है कि फिल्म्स के एक दिन पहले आई वाज जस्ट वेकिंग अप द एंटायर नाइट. 10-15 मिनट बाद आई वाज जस्ट वेकिंग अप कि क्या हो गया, टाइम सुबह तेरी हो गई, कल क्या होगा. और बीच में अगर मुझे नींद आ भी रही तो मुझे इतने सपने ऐसे आ रहे थे कि आई एम इन द एग्जाम हॉल मेरा पेपर आ गया है. तो आई वुड जस्ट से कि दिस इज ऑल द ट्रिक्स ऑफ द माइंड, but we are bigger than the mind. We need to think कि I will handle my mind and my mind will not have the power over me. Great. Just close your eyes and just have rest. It's okay, किसी को नींद नहीं आ रही. We are on the same boat. Yes, yes, yes. So कल्पना, यहाँ पर जब प्रीलिम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन सबका होता है करंट अफेयर्स का. So how you did current affairs? So I first of all would like to elaborate on my sources. I was reading a monthly magazine each month and I was revising it simultaneously. और मैंने PT 365 भी पढ़ा था. For current affairs also, ओनली आईएएस के मंथली जो वीडियोस आते थे, स्पीसीज इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, ये सब कवर किए थे. इनफैक्ट आई डोंट रिमेम्बर, गुच्ची करके कुछ एक क्वेश्चन था इस बार प्रीलिम्स में जो Yes, yes, एक ही yes. दिन मैंने पहले वो उसी से पढ़ा था. स्पीसीज इन न्यूज ऐसे करके या एनिमल्स इन न्यूज करके कुछ एक वीडियो था, एंड इट वाज लाइक वन डे बिफोर माय प्रीलिम्स. जो मैं उस दिन, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं पाते, अपने नोट्स देखते आपको लगता है ये कब रिवाइज होगा, तो आई जस्ट हैड पुट ऑन माय ईयरफोन्स एंड आई वाज लुकिंग एट दीज वीडियोस ओनली, जो ओनली आईएएस के चैनल पे थे, स्पीसीज इन न्यूज और ये सब. तो आई वाज जस्ट कवरिंग देम. वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से कि आप अभी अपना जो फ्री टाइम होता है प्रीलिम्स के पहले, वो कैसे स्पेंड करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उस वक्त आई यूज्ड टू थिंक कि आपकी दिमाग की कैपेसिटी है और आप कितने थॉट्स उसमें लेकर आते हैं दिन भर, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, बट यू कैन टोटली मैनेज इट, यू कैन सी थ्रू इट कि किन लोगों से मैं बात कर रही हूँ या मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ. तो आपको पता होगा कि मुझे याद रखने लॉज, उनके जो रूल्स हैं वो याद रखने हैं, मुझे आर्टिकल्स याद रखने हैं. तो आई कैन नॉट इन्वॉल्व इन गॉसिप्स और कोई भी फालतू बातों में. तो मेरा जो शेड्यूल था, वो रूटीन था, बहुत स्ट्रिक्ट सा हो गया था. बट आई लव एनिमल्स एंड आई लव नोइंग अबाउट नेचर एंड एवरीथिंग. तो जो मेरा लंच टाइम होता था, आई यूज्ड टू सी अ नेटफ्लिक्स का सीरीज आर प्लैनेट करके, नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही Yes, yes. हाई क्वालिटी एनरिचिंग सीरीज है, वो मैं देखती थी. इट यूज्ड टू सूद माय माइंड आल्सो एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर माय प्रीलिम्स. इनफैक्ट जब मैं वो सीरीज देख रही थी तो समहाउ माय गट फीलिंग यूज्ड टू टेल मी कि somehow these videos will help me in prelims, and it did. Actually it did in 2 to 3 questions in environmental science और कुछ कुछ साइंस में भी, क्योंकि उसमें जिस तरीके से चीजों को दिखाया है, और वो आई डोंट नो नेटफ्लिक्स ने कैसे वो फ्री में डाली है यूट्यूब पे, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी सीरीज. एंड इनफैक्ट जस्ट एज पीपल ऑफ दिस प्लैनेट हमें वो देखनी चाहिए, एंड वी टू अंडरस्टैंड कि इस प्लैनेट की इस वक्त जो भी हालत है, इट्स बिकॉज ऑफ अस एंड हाउ ब्यूटिफुल मदर नेचर इज. तो उस सीरीज ने मुझे बहुत हेल्प करी थी. तो मैं अपने फ्री टाइम पे वो सीरीज देखती थी रेदर देन कि मैं और कोई भी फनी वीडियो देखूं या ऐसे कुछ. आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल, बट आई जस्ट यूज्ड टू थिंक कि क्या मुझे एक्चुअली हेल्प करेगा उस दिन, और बट ऑल्सो द सेम टाइम वो मुझे सूट डाउन भी करे.
तो दैट वाज इम्पोर्टेंट कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। अब तो बस कुछ ही दिन है, तो आई वुड से कि सजेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स कि अब तो स्पेशली जो है जितने कम लोगों से बात करो और जितना टाइम आप मेडिटेट करो और अपने थॉट्स पे फोकस करो एंड जस्ट काम योर माइंड डाउन, एंड दिस इज टोटली पॉसिबल। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट जो भी सिमुलेटर मॉक में देती थी उससे पहले भी आई यूज्ड टू पुट माय टाइमिंग इज 9:30 पे अगर मैं मॉक स्टार्ट कर रही हूँ तो 9:20 पे आई सिट डाउन ऑन माय चेयर। आई यूज्ड टू सिट डाउन माय चेयर एट 9 ओनली, बट 9:10 पे आई यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन माय ब्रेथ कि बस जो मेरा माइंड है वो एकदम शांत हो जाए और कुछ भी थॉट उसमें यहाँ वहां से ना चले। और एक और छोटा सा टिप कि जब भी एग्जाम देने जा रहे तो उसके पहले जो पुराने आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं जो अच्छे से सॉल्व करें, उसके कुछ क्वेश्चंस आप पहले से अटेम्प्ट करें बाहर ही अपने सेंटर के। क्योंकि मुझे लगता है कि आप सेंटर के बाहर इतना कुछ सोच रहे होते हैं अपने दिमाग में कि कैसा पेपर आएगा या आसपास का माहौल ऐसा होता है, लेकिन आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को पहले ही एक्टिवेट हो जाना चाहिए सेंटर में। अपने सीट पे बैठने से पहले ही वो अगर एक्टिव मोड में आ जाए, उसे पता हो कि यूपीएससी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। दैट कैन हैपन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर से कोई क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके आए तो। ग्रेट, ये भी बहुत ही यूनिक सा है, अभी तक मैंने किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना था। आई So, थिंक सर शुभम कुमार सर ओनली, उनका मैंने स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा हद तक फॉलो की थी, तो उनका okay, ये एक सजेशन था एंड आई थिंक इट okay, वर्क रियली गुड फॉर मी, क्योंकि वो एक great. पेपर आप यूपीएससी का है और वो आपने चीज सॉल्व भी किया है। तो नाउ यू वोंट फेयर कि मुझे यूपीएससी का पेपर सॉल्व करना नहीं आता, क्योंकि आप यूपीएससी का ही पेपर कर रहे हो और एग्जाम हॉल के पहले कर रहे हैं, तो और आपका Exactly. दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। ओके, सो कल्पना, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते होंगे, जैसे आपने भी अपना बीए ऑनर्स आर्यभट्ट कॉलेज से किया है यहाँ से। सो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके दिमाग में थॉट है कि भाई सी सैट एक बहुत बड़ा ट्रबल है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। सो सी सैट को कैसे टैकल किया? मीन्स आप भले ही ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, बट स्टिल सी सैट को भी क्लियर करना, उसके लिए भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाना, उस पर वर्क करना, सब कुछ बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत इजीली इसको हम टैकल कर सकते हैं। सो बिसाइड द फर्स्ट अटेम्प्ट फेलियर, आपने इसको फिर कैसे मैनेज किया? Sir, I think for this whole UPSC journey, the best guide is UPSC previous year papers और उसका syllabus, and specifically for CSET। अगर आप 2020 से हम इन पेपर्स को देखना शुरू करें तो एक जो लेवल ऑफ प्रीलिम्स है और CSET का वो 2019 से ही जो है बढ़ना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर 2019 से हम पेपर्स लगाना स्टार्ट करें यूपीएससी के CSET के, और एक बार एक पेपर सॉल्व करके हम देखें कि मेरे कितने मार्क्स हैं और किस सेक्शन में मैं कंफर्टेबल हूँ और किस सेक्शन में नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई वॉन्ट टू हाईलाइट व्हाट आई डिड रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर। मैंने एक यूट्यूब वीडियो देख लिया था 2 दिन पहले, डिस्पाइट ऑल माई वर्क ऑन सीसेट। मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था, उसमें देयर वाज सम आई वुड से प्रोफेशनल ही मैं बोलूंगी अब तो, लेकिन उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था उसकी आंसर की तब तक आई नहीं थी, और उसके 2020 की उन्होंने आंसर्स बताए थे पैसेजेस के। तो आई सेड कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, और मैंने जो जिस तरीके से मैं सॉल्व करती हूँ वो एकदम डिफरेंट है। तो आई सेड कि अगर कोई पढ़ा रही यूट्यूब पे तो गलत तो नहीं पढ़ाएंगे। और और देयर इज सो मच ऑफ वेरिएशन इन दी आंसर कीज, डिफरेंट कोचिंग्स के भी अगर हम आंसर कीज देखें तो बहुत वेरिएशन है। तो सबसे बिल्कुल। पहली चीज ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का उठाओ, और जो आंसर की है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से यूपीएससी की उठाइए, और उसके बाद आप सॉल्व करिए पेपर और उसे चेक कीजिए कि आप यूपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने सही हैं और कितने गलत। विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्रीहेंशन, दिस वाज द पार्ट आई वाज मोस्ट कंफर्टेबल इन। तो इसमें क्या है कि यू कैन नॉट बी कंफर्टेबल इन एवरी पैसेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि किस पैसेज में मेरा ज्यादा टाइम लग रहा है और उसका जो आउटकम है वो इतना नहीं है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा। तो आई जस्ट सॉ कि जो साइंस बेस्ड पैसेजेस हैं वो जनरली मेरे गलत हो रहे हैं, एंड इट इज टेकिंग मी अ लॉट मोर टाइम देन द यूजुअल पैसेजेस। तो आई थॉट टू माई सेल्फ कि जो बाकी पैसेजेस हैं आई सॉल्व, लेकिन अगर साइंस बेस्ड और पढ़ते ही पैसेज को मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, तो आई यूज टू क्रॉस इट कि मैं इसे लास्ट में करूंगी, जब पूरा पेपर मेरा हो जाएगा तो करूंगी। और उसके लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जब आप कंसिस्टेंट मॉक्स देते हैं तो आई थिंक आपको समझ में आता है कि आई थिंक कि 50 to 55 क्वेश्चंस तो सीसेट में कंपल्सरी करने चाहिए, वो भी तब जब आप बहुत शॉर्ट होके आंसर्स को कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज हाउ मच आई एम गेटिंग राइट। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।
फॉर सीसेट ऑल्सो जब मैं प्रिपेयर करती थी माई मैथ्स एंड क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन, तो उसमें भी जो नए फॉर्मूलेज और जो कुछ भी मुझे नया लगता था, तो आई यूज्ड टू राइट इट डाउन इन सम शीट्स ऑफ पेपर। तो वो 2-4 शीट ऑफ पेपर थे जिसमें मैंने कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज, क्योंकि उनसे तो हर साल क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और कुछ भी अगर कोई टिप है तो उस दिन के लिए वो भी मैं लिख लेती थी। और वही शीट ऑफ पेपर से कुछ 4-5 जो मैं ब्रेक में पढ़ती थी आफ्टर माई जीएस पेपर, और जो सी सेट के ब्रेक में होता है, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। आई थिंक सिंस आई वाज टॉकिंग अबाउट माइंडसेट ओनली, तो उसमें भी मेरा था कि जो शीट ऑफ पेपर थी उसमें मैं लिख के जाती थी कि डियर कल्पना, you can totally do it. This is not a big deal. You just write everything. You remember how much you scored in maths in this standard. चाहे वो fifth standard ही हो, but I used to tell myself that you have done it before. You can do it now also. तो I used to write and I used to read it before going to the exam hall. मैं उसे पढ़ के जाती थी क्योंकि I'll do it. And since I was talking about this whole strategy of solving the CSAT paper, तो comprehensions में जो easy comprehensions थे I used to do, जो science based होते थे या जिसमें थोड़ा ज्यादा सा effort लग रहा है उसके वो मैं लेट करती थी। Then my second part was reasoning. Now this is one portion जिसमें मैं comfortable थी, तो उसको मैंने कम टाइम दिया था और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। और फिर उसके बाद मैथ्स वाला सेक्शन था, और मैथ्स में आई न्यू कि अगर एक तो टाइम ज्यादा लग रहा है और मेरा ब्रेक भी हो गया था 3 सालों का मैथ्स का, बट सिंस आई पास्ड आउट माय 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, तो इतना भी ऐसा नहीं था कि मैथ्स नहीं कर पा रही हूँ। बट आई थिंक कि यू कैन नॉट इग्नोर मैथ्स इन सीसेट नाउ, नो मैटर विच बैकग्राउंड वन बिलोंग्स टू, हमें करना ही पड़ेगा। जैसे बाकी इंजीनियर्स और साइंस बेस्ड स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमें भी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, हमें भी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। It's a level playing field now, and it is totally doable. It's not a very big deal. It is totally doable. बस ये मैं ध्यान रखती थी कि मैथ्स का पोर्शन ज्यादा ना हो, मैं कम से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं। कुछ कुछ क्वेश्चंस आई थिंक मैथ्स में होते हैं जिसमें आप बस जो ऑप्शन है उसी को ही क्वेश्चन में रख दो तो आंसर आ जाता है कि इन सब में से आंसर कौन सा है। तो ऐसी चीजों के लिए आई टू स्पेयर कि लास्ट के 20 मिनट्स में बस इसी के लिए रखूं, जो कि एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, या कोई मैथ्स का क्वेश्चन है जिसमें मुझे ये ऑप्शन रख के देखूंगी तो आंसर आ जाएगा। इस चीज के लिए मैं लास्ट के 10 to 15 मिनट्स रखती थी। बट बाकी रीजनिंग और क्वांट ये वाला सेक्शन मेरा थोड़ा सा कम रहता था, लेकिन मैं अटेम्प्ट ज्यादा करती थी। और मैथ्स में टाइम ज्यादा रहता था लेकिन अटेम्प्ट क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करती थी। तो इस तरीके से आई डिड अराउंड 52 क्वेश्चंस जब 2022 का अटेम्प्ट था। बट आई वाज वेरी श्योर दैट आई एम क्लियरिंग सीसेट इवन व्हाइल आई वाज डूइंग दिस क्वेश्चंस, बिकॉज मैंने वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और उनके जैसे बाकी क्वेश्चंस बहुत बार किए थे। And one special tip for comprehension is don't look anywhere. Just take the UPSC paper, take the official answer की एक ही पैसेज आप देखोगे और उसका आंसर आप खुद से सोचोगे कि क्या है, और फिर आप आंसर की से देखो। अगर आपका आंसर वो नहीं है जो आंसर की मैं, तो फिर आप सोचो कि अगर आंसर ये था तो फिर अब मैं इस पैसेज को दोबारा पढ़ती हूँ, इसमें ऐसा क्या है कि ये आंसर हो गया और ये नहीं हुआ। समटाइम्स यू नीड टू आल्सो सी कि बाकी आंसर्स क्यों नहीं है, बाकी ऑप्शंस क्वेश्चन जो है वो गलत क्यों है, रेदर देन कि सही क्या है आपको ये समझना पड़ेगा कि गलत क्या है। तो कभी कभी थोड़ा सा अलग भी आपको सोचना पड़ता है। बट फॉर कॉम्प्रीहेंशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप 3 से 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करें, even now if someone has not done it, and just try to spend some time with these comprehensions, these passages, and analyze them. This is totally doable. I think this is the easiest part, and at this point of time I can totally say कि comprehension is the one part जिसमें मैंने सबसे कम effort लगाया और मैंने सबसे ज्यादा attempt करे। I don't think मैंने कोई comprehension छोड़ा, शायद 1 या 2। तो I would say कि yeah. So Kalpana, moving ahead with some mains portion, उसके पहले अच्छा एक क्वेश्चन और है कि nowadays there are trends of YouTube everywhere. So Yeah. how YouTube has helped you in this UPSC preparation? So I believe कि the first attempt itself, I was preparing for my home in Uttarakhand, and I live in Bageshwar. It's a remote district in Uttarakhand. Okay. So I think for me initially all my preparation was because of YouTube. I didn't take any coaching. तो मेरे लिए जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो डिफरेंट जितने भी चैनल्स हैं आईएएस जो पढ़ाते हैं, जितने भी यूपीएससी के, वही सब थे। और मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली स्पेसिफिकली इस इनिशियली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप एडिटोरियल वीडियोस देख लेते हो, या फिर उसके बाद कोई एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ चीजें होती है जो आप नहीं कर पाते हो वो आप देख सकते हो। तो यूट्यूब हैज हेल्प मी अ लॉट, बट आई वुड स्टिल से कि देयर इज अ लिमिट टू इट।
यू कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन इट, और आप अपनी कंप्लीट स्टडी ऑनलाइन बेस नहीं कर सकते हो कि अच्छा ठीक है मैं यूट्यूब से ही सब कुछ कर लूंगी। और इतना ज्यादा आई वुड से इन्फोडेमिक है यूट्यूब में भी, देयर आर सो मेनी चैनल्स एंड देयर इज सो मच टू कवर, कि वो यूपीएससी सिलेबस से भी ज्यादा हो जाता है समटाइम्स। तो आई थिंक कि वो ध्यान रखना चाहिए कि सिलेबस क्या है और मुझे एग्जैक्ट आज क्या टॉपिक कवर करना है। और अगर उस टॉपिक में मुझे कोई अच्छा वीडियो मिल जाता है ऑनलाइन विच इज ओनली एडिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉड कर रहा है, तो उस वीडियो को आप देखो और उससे सीखो या फिर उसके नोट्स जो भी हो। बट अदरवाइज आई वुड से कि अननेसेसरी टाइम स्पेंड करना और वो सही नहीं है। अनटिल अनलेस कि आपका प्री बहुत पास आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो, एज आई सेड कि एक दिन पहले, तो आप वो कर सकते हैं। Okay, okay, okay. So now moving ahead with our mains examination. So what is special you did in these 2 years, जहां पर हम प्रॉपर मेंस का कुछ लोग नोट्स बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग कोई पोर्शन समराइज करते हैं, मींस व्हाट वाज योर टेक ऑन दिस मेंस एग्जाम? सो इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ आई डन अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, और वो मैं करती थी कि जो प्लेटफॉर्म पे आते हैं डिफरेंट कोचिंग प्लेटफॉर्म्स पे, जो 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं उस दिन के, आप वो उठा के आंसर राइटिंग करो। तो वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था एंड आई फिल कॉपीज ऑन इट। तो उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में आई डेंट इवन हैव दैट टाइम, और मैंने ऑलरेडी एक अपने ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो आई यूज टू डू माई ऑप्शनल की आंसर राइटिंग बिफोर प्रीलिम्स इटसेल्फ। ओके। तो माई टाइम वेंट ऑन दैट ऑल्सो। अगर मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ रही होती थी, तो जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो इनिशियली कुछ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप सोच सकते हो कि इसी वे में अगर मैं अपना ऐसे लिखूं, या ये एक लाइन है जो मैं अपने एथिक्स के पेपर में, फॉर दैट मैटर जीएस में भी, जब आप कंक्लूजन लिखते हो तो आप अगर किसी कोट या इन सब से एंड करते हो तो इट गिव्स अ ब्यूटीफुल टच टू योर एंटायर आंसर। तो वो मैं सोच कर पढ़ती थी न्यूज़पेपर को भी। तो उसके कुछ नोट्स थे, और मेरे बाकी जो सब्जेक्ट्स थे उनके नोट्स थे दैट आई वाज फॉलोइंग। लेकिन पोस्ट प्रीलिम्स वो स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज हो जाती है, क्योंकि बहुत बल्कि नोट्स होते हैं, तो पहले आप उनको शॉर्ट करते हो, फिर आपको उसमें यस। करंट अफेयर सेट करने होते हैं। एंड देन आई हैड माय टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग का जो टेस्ट सीरीज था, सो आई टू गिव दीज टेस्ट्स एंड एनालाइज माय परफॉर्मेंस। उसमें भी फिर मार्क्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो आपको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। बट अगेन जैसे प्रीलिम्स के मॉक्स में होता है, उसमें भी मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, पर करते हैं। बट आई थिंक बिकॉज प्रीलिम्स में यू आर फाइटिंग विद योर सेल्फ, नोबडी इज योर ओपोनेंट, लेकिन मेंस में एक एक मार्क्स, हाफ मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरे जो टॉपर्स है उनकी कॉपीज चेक करना और ये देखना कि उन्होंने क्या किया है ऐसा जो मैंने नहीं किया, क्या डायग्राम है, क्या नोट मेकिंग है, वो सब अपने उसमें ऐड करना इज इम्पोर्टेंट। तो मेंस के टाइम पे 3 मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है उसमें आई शॉर्टन माई नोट्स, आई रोट आंसर्स, एंड आई एक्सटेंसिवली वर्कड ऑन माई प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा रहे। एंड आई वुड से कि जैसे एक ट्रेंड था पहले की फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, वो अगर अब हम ऐसे सोचे कि अगर फिर से हम सब यही करें तो इट्स नॉट पॉसिबल। और आई थिंक इट ऑल्सो मेक्स योर आंसर्स वेरी मोनोटोनस, क्योंकि हर चीज आप फ्लो चार्ट से नहीं समझा सकते। सिमिलरली कि अगर आप हर चीज आप फ्लो चार्ट बना भी नहीं सकते हैं। तो आई थिंक उसका एक राइट प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसमें जैसे एथिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनमें देखें तो सेक्शन ए में जनरली लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं, बट आई हैव सीन प्रीवियस ईयर टॉपर्स, उनकी जो कॉपीज हैं, उनकी जो आंसर कॉपीज हैं, उसमें अगर आप पैराग्राफ वाइज भी एथिक्स के आंसर्स लिख रहे हैं तो इट गिव्स अ ब्यूटीफुल टच। तो आई थिंक वो अपनी स्ट्रेटजी बार बार रीओरिएंट करनी बहुत जरूरी है, and that is what I did for my mains. But answer writing is the crux of mains examination. No matter how much you study, ultimately you have to hone the skill of answer writing. यस। मेंस में भी एक बहुत ही मेजर पोर्शन आता है आपके ऑप्शनल का। सो जी PSIR एज एन ऑप्शनल, हाउ यू टू मींस एक कितना बड़ा सिलेबस आपका। वैसे तो एक चीज ये भी है कि आपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी पॉल साइंस लिया हुआ है, सो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर कॉमन हो जाए स्पेशली इन पॉलिटिकल साइंस, वो कितना हेल्पफुल होगा? बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जो कि इस चीज को हमेशा से पूछते हैं कि क्या हमें ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? अगर रखना चाहिए तो हाउ PSIR इज डूइंग इन दैट? I think it was a very natural choice for me to opt for PSR because I was very interested in political science. That ओके। is why I changed my stream post 12th. तो जब यूपीएससी के लिए भी ऑप्शन सेलेक्ट करना था तो it was a very easy and natural choice for me.
बट आई थिंक इट डिपेंड्स कि आपके पास कितनी गाइडेंस अवेलेबल है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में, और कितना उसका सिलेबस है, कितने कम टाइम में आप उसे कवर कर सकते हो, और कितना कंटेंट उसका मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आई थिंक ध्यान में रखनी चाहिए जब आप ऑप्शनल चूज करते हो। बट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑप्शनल इज कि यू मस्ट इंजॉय रीडिंग योर ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल इज वन पार्ट जो इट कैन लाइक मेक थिंग्स और ब्रेक थिंग्स फॉर यू। और वो एक पोर्शन है जिसको आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो। तो ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जब आप सबसे बोर हो गए हो तो भी आप ऑप्शनल उठा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई फेल्ड माय प्रीलिम्स in 2021, the first thing that I did was I joined the answer writing program for my option, because वो एक पोर्शन था जिसमें मैं मोस्ट कंफर्टेबल थी कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ ही लूंगी इस वक्त, भले ही जीएस की बुक्स देखने का मन ना करे। तो आई Yes. थिंक दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग इज कि political science as an optional, I think has helped me immensely, because I think essay और आपका GS4 ethics and in some ways GS1 और 2 भी वो बहुत हद तक कवर करता है, क्योंकि आपका जो पोर्शन मॉडर्न इंडिया है और इंडियन नेशनलिज्म है, तो वो सारी चीजें GS1 में भी कवर होती हैं। सिमिलरली GS2 तो आई थिंक एंटायरली पॉलिटिकल साइंस बेस्ड होता है। उसमें आप बस प्रीलिम्स के लिए एक अलग बुक रेफर करते हो, अदरवाइज बाकी बस आप करंट अफेयर सेट करते हो। और वो अगर आपने अपना ऑप्शनल बहुत होलसम तरीके से प्रिपेयर किया है तो फिर it will help you immensely if you are PSIR or GS2 में it helps a lot. It helped me. And similarly in ethics, मेरे ethics के answers में I used to quote Plato, Aristotle, all these. It used to enrich my answers. And I did the same in even the final UPSC exam also. It was a very lengthy paper, but section A को complete करने में मुझे ज़्यादा time नहीं लगा, क्योंकि I think वो बस ये था। और सेक्शन ए मैंने कभी एक्चुअली प्रिपेयर किया भी नहीं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो नेचुरली मुझे समझ में आ रहा है और कुछ डेफिनेशंस आप याद कर लेते हो एथिक्स में, कुछ एग्जांपल्स, बाकी सब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और वो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग मेरी आई वुड से कंप्लीटली द क्रेडिट गोज टू माय ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस। ओके, कल्पना, इंटरव्यू में भी आपके अच्छे मार्क्स रहे हैं। आई हैव सीन लाइक मोर देन 180 मार्क्स आपके इंटरव्यू में। सो आपने पूरा अभी तक का इंटरव्यू दैट हैज बीन वेंट थ्रू अ सिंगल डायरेक्शन ऑफ माइंडसेट। तो दिस थिंग तो अभी सबको क्लियर है कि यार एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना ही पड़ेगा टू गो थ्रू एनी ऑफ द हार्डशिप्स ऑफ आवर लाइफ। वो प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है, मेंस एग्जाम हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। Apart from this mindset, what else you did for your interview? सो आई थिंक इंटरव्यूज वन से जो आप सबसे ज्यादा इंजॉय करके प्रिपेयर करते हो, बिकॉज Exactly. इट इज सो डाइवर्स। आप Yes. खुद के बारे में इतनी ज्यादा चीजें डिस्कवर करते हो, अपनी हॉबीज को आप जो आप सिर्फ करते थे अब आप उनके बारे में प्रॉपर पढ़ते हो कि वो कहाँ से आई, क्या हुआ। जैसे मेरे केस में इट वाज एपिन पेंटिंग, और मुझे इतना कुछ और उसके बारे में लिटरेचर पढ़ने का मौका मिला ड्यूरिंग माई इंटरव्यू, और टाइम भी बहुत था इस बार। तो आई थिंक दैट इज वन फेज दैट यू एंजॉय द मोस्ट, टू नो अबाउट योर प्लेस, कि आपकी जगह का नाम पढ़ा तो वो क्यों पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन गरुड़, तो गरुड़ नाम क्यों है, और फिर आई एफ गरुड़, और बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। तो आपकी जो स्टडी होती है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्रॉड बेस्ड हो जाती है। तो और बहुत आई थिंक आफ्टर मेंस आप जिस ग्रुप में ऐड होते हो वहां पर भी आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू स्टडिंग बिकम्स रियली इजियर एंड इंजॉयबल। Yes. तो इंटरव्यू का फेज आई वुड से कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो होता है, बट आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंटरव्यू में जो रेंज ऑफ मार्क्स का डिफरेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। वो आप मेंस में नहीं कर सकते, बिकॉज समहाउ मेंस में जीएस में सबके मार्क्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, बिकॉज एवरीवन रीड्स द सेम काइंड ऑफ कंटेंट। लेकिन इंटरव्यू में समवन विल गेट अ 200, समवन विल गेट अ 160, और इतना लीप आप कभी मेंस के जो रिटन वाले एग्जाम है उसमें नहीं लिख सकते हैं, ले सकते हैं। तो इंटरव्यू के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स माइंडसेट इज देयर कि जब आप जाते हैं, बट आई थिंक कंटेंट इज द किंग इवन इन इंटरव्यू। आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट है तो योर पर्सनालिटी इज बेसिकली ऑल द कंटेंट यू हैव, all the knowledge you have and how better you can express it. And I think you will be able to express it once you have the content, because that gives you the confidence कि अगर इस टॉपिक पे मुझसे कुछ पूछा गया है तो मैं बता दूंगी। तो वही कॉन्फिडेंस होता है फिर जो आपका रिफ्लेक्ट भी होता है। तो पढ़ना इमेंसली चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मेरा डैफ ही है तो बस मुझसे यही पूछेंगे, क्योंकि इट कैन गो एनीवेयर, योर इंटरव्यू कैन गो एनीवेयर इन विचएवर डायरेक्शन। आपके कोई भी मॉक क्वेश्चंस कल्पना इंटरव्यूज ऐसे का गए थे? सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट।
आपके कोई क्वेश्चन गए थे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स चले गए, आपने सोचा ही नहीं था, ना ही आपके डैफ में था, और आपको लगा ये कहाँ से पूछ रहे हैं ये लोग? सो आई थिंक मेरा इंटरव्यू काफी ज्यादा सिमिलर लाइंस पे हुआ जैसे कि मेरा डेफ था, बट दे वर मोर सिचुएशनल क्वेश्चंस इन माय इंटरव्यू. ओके। बट लाइक आई थिंक जो कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आई वुड से कि वो डिपेंड करता है कि आप कैसे समझाते हो. फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू मी वाज, सो कल्पना यू बिलोंग टू द बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, एक्सप्लेन टू मी अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट. तो आप एक तरीका हो सकता था कि आप बताएं कि ये पॉपुलेशन है, यहाँ का एजुकेशन रेट इतना है, ये. बट सिंस आई थॉट कि आई बिलोंग टू उत्तराखंड, इट इज नोन एज द हेवन ऑन अर्थ, तो उसको मुझे लगा कि उस डायरेक्शन में कुछ समझाना चाहिए. तो उत्तराखंड टूरिज्म की एक लाइन है कि सिंपली हेवन, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया था कि इट कम्स ट्रू टू द डेफिनेशन ऑफ सिंपली हेवन एंड इट इज सराउंडेड बाय नीलेश्वर एंड भीलेश्वर हिल्स और ये सब. तो आई एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट एंड द चेयरमैन सीम टू बी इम्प्रेस्ड. आई डू नॉट नो इफ शी वाज एक्चुअली, but she said that it was a beautiful place and she would like to visit this place, and I think this was enough an indication to me कि सही गया है. तो I think उस वक्त more than the content आपको ये भी समझना होगा कि आप कैसे उस चीज को आंसर कर सकते हैं. There are different ways to answer that question and you need to take that particular thing कि जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी सामने जो आपके पैनलिस्ट बैठे हैं उनको. और कुछ कुछ क्वेश्चंस थे लाइक मून लाइटिंग, दे आस्क्ड मी अबाउट कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, आप यूनिवर्सिटी में क्या चेंज करना चाहेंगे. तो कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो आई थिंक मेरे डीयू बैकग्राउंड और इन सबसे आते थे. मून लाइटिंग तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, इट केम लाइक बिल्कुल ही अलग तरीके से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जियो पॉलिटिक्स और उसके बीच में आ गया मून लाइटिंग. ओके ओके ओके. राइट. बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप क्या आंसर ना करो, बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन है जिसके आपको लिमिटेड नॉलेज है एंड यू जस्ट ब्लेबर आउट देयर, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में इंटरव्यू जाएगा. सो इट्स बेटर यू से दैट आई हैव लिमिटेड नॉलेज एंड आई रीड अबाउट इट. बट आई थिंक द यूपीएससी इंटरव्यू इज सच a special day and it's totally worth it. All the hard work is totally worth it. The moment you enter the UPSC Bhavan, the kind of respect you get, वो तो once in a lifetime है. तो every aspirant I think should definitely do the best of his कि मेंस क्लियर हो और आप इंटरव्यू दें. Great, 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 Kalpana. Thank you so much for putting lots and lots of efforts for getting those information out of your mind to the aspirants, those who are preparing for this exam. So I Thank you think, so much for having me, sir. Kalpana, I think this is it for this session, and thank you so much for being present here. And again, lots and lots of congratulations from PW Only, I think.